वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। चार्ल्स डिकेंस की जो इम्पॉर्टेंट नॉवेल्स हैं उनका जो प्लॉट है, कैरेक्टराइजेशन है, उसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं क्लासेस में। आज की इस वीडियो में चार्ल्स डिकेंस का एक बहुत ही फेमस नॉवेल है जिसका नेम है हार्ड टाइम्स। ये नॉवेल चार्ल्स डिकेंस की एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉवेल है। आज की इस क्लास में हम लोग जो ये नावल हार्ड टाइम्स है, यहाँ पर जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हैं उनको कंफर्म करेंगे। सबसे पहले इस नावल की टाइटल को कंफर्म करते हैं। इस नावल की टाइटल जो है वो है हार्ड टाइम्स, लेकिन इस नावल की जो सब टाइटल है वो है हार्ड टाइम्स फॉर दीज टाइम्स, ये इसकी सब टाइटल है। जो ये नावल है वो पब्लिश हुई थी, जैसा कि आप लोगों को मालूम है चार्ल्स डिकेंस की जो नावल हैं वो सीरियल फॉर्म में पब्लिश होती रही हैं, थोड़ी थोड़ी कर करके। तो 1854 में चार्ल्स डिकेंस की जो ये नावल हार्ड टाइम्स है ये सीरियल फॉर्म में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट यह है कि ये नावल हार्ड टाइम्स जो है वो चार्ल्स डिकेंस की शॉर्टेस्ट नावल है, चार्ल्स डिकेंस की सबसे छोटी नावल है। इसके साथ ही साथ जो ये नावल है वो सेटायर करती है जो सोशल सिस्टम था, जो इकोनॉमिक कंडीशन थी ऑफ दैट एरा, उस टाइम की। मीन्स चार्ल्स डिकेंस के समय की जो कुछ भी सामाजिक स्थितियां थी, जो कुछ भी आर्थिक स्थितियां थी, उन पर सेटायर किया जा रहा है इस नावल हार्ड टाइम्स के थ्रू। इस नावल की जो सेटिंग है वो कोक टाउन है। कोक टाउन जो ये प्लेस है वो फिक्टिटस प्लेस है जिसको चार्ल्स डिकेंस ने इस नावल के लिए क्रिएट किया है। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर ये है कि ये चार्ल्स डिकेंस की ओनली नावल है जो सेट नहीं हो रही है लंदन में। मीन्स चार्ल्स डिकेंस की जितनी भी नावल हैं उनकी जो सेटिंग होती है, सेटिंग का जो प्लेस होता है वो लंदन रहा है। मीन्स सेटिंग का जो प्लेस है वो एक से बढ़ कर के दो तीन हो सकता है, लेकिन चार्ल्स डिकेंस की जो नावल्स रही हैं वहाँ पर जो लंदन सेटिंग है वो रही है और नावल्स में। लेकिन चार्ल्स डिकेंस की ये केवल ओनली वन नावल हार्ड टाइम्स है जहाँ पर लंदन सेटिंग नहीं है। मतलब नावल की जो स्टोरी है वो लंदन में टेक प्लेस नहीं कर रही है। इस नावल की जो स्टोरी है वो कोक टाउन, जो कि एक फिक्टिटस प्लेस है जिसको चार्ल्स डिकेंस ने क्रिएट किया है अपने इस नावल के लिए, वहाँ पर टेक प्लेस करती है। इसलिए यहाँ पर सेटिंग का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चार्ल्स डिकेंस ने कौन सा फिक्टिटस प्लेस बनाया है अपनी नावल के लिए और कौन सी नावल के लिए बनाया है। तो चार्ल्स डिकेंस का जो फिक्टिटस प्लेस है, जो फिक्टिटस सेटिंग है, वो है कोक टाउन, और चार्ल्स डिकेंस ने कोक टाउन फिक्टिटस सेटिंग को अपने नावल हार्ड टाइम्स के लिए बनाया है। चार्ल्स डिकेंस की जो और नावल हैं वहाँ पर लंदन सेटिंग जो है वो रहती है, लेकिन इस नावल में नहीं है। इसके साथ ही साथ जो ये नावल हार्ड टाइम है ये शो करती है, ये दिखलाती है प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, जो अनएम्प्लॉयमेंट की समस्या है उसको हाईलाइट करती है। इसके साथ ही साथ जो वो समय था, वो पीरियड ऑफ डिप्रेशन का जो समय था उसको भी ये शो करती है। इसके साथ ही साथ लेस अमाउंट ऑफ फूड, मींस उस टाइम में चार्ल्स डिकेंस के समय में जब इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का टाइम चल रहा था तो उस समय अनएम्प्लॉयमेंट की भी समस्या थी। वो पीरियड जो था वो डिप्रेशन का पीरियड था, खाने की भी कमी थी, फूड का लेस अमाउंट होता था कर रहा है। इसके साथ ही साथ जो ये नावल है उसको डिवाइड किया गया है, 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट पार्ट सोइंग है, सेकंड पार्ट रीपिंग है और थर्ड पार्ट गार्नरिंग है। तो इस तरीके से चार्ल्स डिकेंस का जो ये नावल हार्ड टाइम्स है इससे रिलेटेड कुछ सर्टेन फैक्ट्स थे जिनको हमने कन्फर्म कर दिया है। अब नेक्स्ट मैं कन्फर्म करने चल रहा हूँ चार्ल्स डिकेंस की जो ये नावल है हार्ड टाइम्स, इसका जो कैरेक्टराइजेशन है कैरेक्टर्स के थ्रू, इस नावल का जो प्लॉट है उसको हम अंडरस्टूड करेंगे और इसके साथ ही साथ जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपस में कोरिलेट कैसे हो रहे हैं उसको भी हम कंफर्म करेंगे। देखिएगा,
इस नॉवेल का जो सेंट्रल कैरेक्टर है वो है थॉमस ग्रैड ग्रिंड है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड जो है वो एक नोटोरियस टाइप का पर्सन है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड बहुत ही स्ट्रिक्ट पर्सन है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड जो है वो एक स्कूल को रन करता है, एक स्कूल को चलाता है और वो उस स्कूल का प्रबंधक होता है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड ने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा फैक्चुअल नॉलेज दिया है, हमेशा तथ्यपरक ज्ञान दिया है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड ने अपने स्टूडेंट को हमेशा समझाया है कि लाइफ में फैक्ट का इम्पॉर्टेंस होता है। लाइफ में इमोशंस जो होते हैं, सेंटीमेंट्स जो होते हैं, इमेजिनेशन जो होता है, उसका हमारे जीवन में कोई महत्व नहीं होता है, वो केवल ख्याली पुलाव होता है। लाइफ में जो कुछ भी ट्रुथ है, लाइफ में जो कुछ भी सच है, वो फैक्ट है, वो तथ्य है। तो थॉमस ग्रैड ग्रिंड ने अपने स्टूडेंट्स को हमेशा फैक्चुअल नॉलेज दिया है, जिसकी वजह से थॉमस ग्रैड ग्रिंड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके अंदर ना तो इमोशंस रह गया है, ना तो सेंटीमेंट्स रह गया है, ना ही हैप्पीनेस रह गई है और ना ही उनके अंदर इमेजिनेशन रह रही है। तो क्लासरूम का सीन दिखलाया जाता है। थॉमस ग्रैड ग्रिंड जो हैं वो पढ़ा रहे होते हैं। थॉमस ग्रैड ग्रिंड एक स्टूडेंट के पास में जाते हैं और उस स्टूडेंट का नाम है सिसी। इसका पूरा नाम सिसेलिया ज्यूप भी है। तो सिसी के पास में जाते हैं और सिसी से कहते हैं कि हॉर्स की डिफिनीसन बताओ, घोड़े की डिफिनीसन बताओ। तो सिसी जो है, उसका फादर जो है वो सर्कस में काम करता था, जिसकी वजह से सिसी ने घोड़े को लेकर के अपना एक पर्सनल परसेप्शन बना रखा है, अपना एक एक्सपीरियंस बना रखा है। तो सिसी जो होती है वो अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर, अपने परसेप्शन के बेसिस पर घोड़े की परिभाषा देती है, हॉर्स को डिफाइन करती है। थॉमस ग्रैडग्रिंड जो है वो सिसी पर नाराज़ हो जाता है और सिसी से कहता है कि मन गढ़ंत बातें मुझे नहीं सुनना है, मुझे जो कुछ भी सुनना है वो फैक्चुअल सुनना है, तथ्यपरक सुनना है। और वो सिसी को डांट करके बिठा देता है। आगे चल कर के जो ये सिसी होती है, सिसी का जो फादर होता है जो कि सर्कस में काम कर रहा होता है, वो सिसी को अबेंडन कर देता है, सिसी को छोड़ देता है। तो थॉमस ग्रैडग्रिंड जो है वही सिसी को अपने घर ले आता है और आगे चल कर के उसकी देख रेख करता है, उसको लुक आफ्टर करता है। थॉमस ग्रैडग्रिंड की एक डॉटर है जिसका नेम लुइसा है। लुइसा को लू भी बोला गया है। ये डॉटर होती है थॉमस ग्रैडग्रिंड की। थॉमस ग्रैडग्रिंड का एक सन भी है जिसका नेम टॉम है। थॉमस ग्रैडग्रिंड के ये दोनों प्रोजनी जो हैं, ये दोनों संतानें जो हैं, लुइसा और टॉम, ये दोनों भी लाइफ को फैक्ट के बेसिस पर स्पेंड करते हैं, फैक्ट के बेसिस पर जीते हैं। क्योंकि थॉमस ग्रैडग्रिंड ने अपने इन दोनों बच्चों को अब तक केवल तथ्यपरक शिक्षा दी है, भावनाओं से, कल्पनाओं से, इमेजिनेशन से दूर रखा है। थॉमस ग्रैडग्रिंड का एक फ्रेंड होता है जिसका नेम जोसिया बाउंडरबाई होता है। जो ये जोसिया बाउंडरबी होता है, ये एक मिल ओनर होता है, मैन्युफैक्चरर होता है। जोसिया बाउंडरबाई का अपना बहुत बड़ा बिजनेस होता है। थॉमस ग्रैडग्रिंड जो है वो एक दिन अपनी डॉटर लुइसा के पास में आता है और उससे कहता है कि तुम्हारे लिए शादी का प्रस्ताव आया है, प्रपोज़ल आया है और मैं तुम्हारी शादी जो है वो अपने फ्रेंड जोसिया बाउंडरबाई से कराना चाहता हूँ। लुइसा जो होती है वो कुछ नहीं बोलती है। जोसिया बाउंडरबाई जो है वो लुइसा से 30 साल बड़ा है। 30 साल लुइसा छोटी है बाउंडरबी से। लेकिन थॉमस ग्रैडग्रिंड जो है वो कहता है लुइसा से कि अगर तुम मेरे मित्र जोसिया से शादी कर लेती हो तो इससे बहुत बड़ा फ़ायदा टॉम को होगा। जो मेरा बेटा टॉम है उसको बहुत बड़ा फ़ायदा होगा, क्योंकि टॉम का कैरियर मेंटेन हो जाएगा, टॉम को नौकरी अच्छी खासी मिल जाएगी जोसिया के यहाँ पर।
लुइसा जो है उसने अपनी लाइफ को अब तक फैक्ट पर जिया है, उसके अंदर इमोशंस नहीं रह गई हैं, उसके अंदर सेंटीमेंट्स नहीं रह गई हैं, और लुइसा जो होती है वो फाइनली शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। और लुइसा जो है वो अपने से 30 साल बड़े जोसिया बाउंडरबाई से शादी कर लेती है, और इस तरीके से वो जोसिया की वाइफ हो जाती है। जोसिया बाउंडरबाई जो है उसके यहाँ पर घर पर एक लेडी काम करती है जिसका नेम मिसेस स्पारसिट होता है। जोसिया की शादी जो लुइसा से होती है, इस शादी को मिसेस स्पारसिट जो है वो पसंद नहीं करती है। जोसिया की फैक्ट्री में एक पर्सन काम करता है जिसका नेम स्टीफन ब्लैकपूल होता है। स्टीफन ब्लैकपूल बहुत ही मेहनती आदमी होता है, वो अपने घर पर आता है। स्टीफन ब्लैकपूल जो है वो अपनी मैरिड लाइफ से हैप्पी नहीं है, क्योंकि स्टीफन ब्लैकपूल की जो वाइफ है वो एक ड्रंकर्ड लेडी होती है, वो एक पियक्कड़ महिला होती है। स्टीफन ब्लैकपूल जब अपने घर पर जाता है तो उसकी वाइफ उसका वेलकम भी नहीं करती है। स्टीफन ब्लैकपूल जो है और रैचल के साथ में टाइम स्पेंड करना अच्छा लगता है। रैचल जो है वो स्टीफन ब्लैकपूल की ऑफिस में ही साथ में काम करती है। स्टीफन रैचल को पसंद करता है, लेकिन जो उसकी प्रेजेंट मैरिड लाइफ है उसकी वजह से वो रैचल से शादी नहीं कर सकता है। स्टीफन जो होता है वो अपनी फैक्ट्री के मालिक जोसिया बाउंडरबाई के पास में जाता है और उससे कहता है कि मैं अपनी मैरिड लाइफ से पूरी तरीके से ऊब गया हूँ। क्या तुम मुझे कोई रास्ता बतला सकते हो जिससे मैं अपनी मैरिड लाइफ से छुटकारा पा जाऊँ? तो जोसिया कहता है कि मैरिड लाइफ से छुटकारा पाना इतना आसान नहीं है, उसके लिए तुम्हें बहुत सारा रुपया खर्च करना पड़ेगा, बहुत अच्छा वकील रखना पड़ेगा, इसलिए तुम्हारी ज़िंदगी जैसी चल रही है उसको उसी तरीके से काटते रहो। स्टीफन जो होता है वो रिटर्न हो आता है, वो लौट आता है। टॉम जो है, टॉम को काम मिल गया है, टॉम को नौकरी मिल गई है जोसिया बाउंडरबाई के यहाँ पर, और जो लुइसा है अब वो जोसिया बाउंडरबाई की वाइफ हो गई है। दूसरी तरफ क्या होता है, अब नावल में एंट्री होती है एक पर्सन की जिसका नेम है जेम्स हार्थ हाउस। जो है वो एक यंग पर्सन होता है। जेम्स हार्थहाउस के पास में रुपए पैसे बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन अपनी लाइफ को लेकर के ये बोर हो गया है। इसलिए जेम्स हार्थहाउस जो है वो आता है जोसिया बाउंडरबी से मिलने के लिए, और वो सोचता है कि जोसिया बाउंडरबी की कंपनी में उसको कुछ थ्रिल मिलेगा, उसको कुछ एक्साइटमेंट मिलेगा, उसको कुछ एंटरटेनमेंट मिलेगा। इसलिए जो ये जेम्स है वो जोसिया के साथ में मिल कर के काम करना चाहता है। जेम्स जो है वो लुइसा को देखता है और लुइसा को वो देखता रह जाता है, क्योंकि लुइसा बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है। जेम्स ने जब पहली बार लुइसा को देखा तो जेम्स को लगा कि हाँ, यहाँ पर उसके लिए थ्रिल है, यहाँ पर उसके लिए एंटरटेनमेंट है, और जेम्स ने उसी दिन डिसाइड कर लिया है कि लुइसा को वो सीड्यूस करके रहेगा, लुइसा को वो अपनी तरफ ला करके रहेगा। जेम्स जो है उसने ऑब्ज़र्व भी किया है कि लुइसा जो होती है वो केवल और केवल अपने भाई टॉम से अटैच्ड है, और वो किसी से जल्दी बातें भी नहीं करती है। इसलिए जेम्स हार्थहाउस जो है वो सोचता है कि सबसे पहले उसे टॉम से फ्रेंडशिप करनी चाहिए, फिर उसके बाद में लुइसा को अट्रैक्ट कर सकता है। नेक्स्ट इंसिडेंट आगे चल कर के ये होता है कि जोसिया बाउंडरबी की जो फैक्ट्री है वहाँ पर जो वर्कर्स हैं वो हड़ताल पर आ जाते हैं, वो स्ट्राइक पर आ जाते हैं। जो मज़दूर होते हैं वो स्टीफन ब्लैकपूल से भी हड़ताल पर चलने के लिए कहते हैं, लेकिन स्टीफन मना कर देता है हड़ताल पर चलने के लिए। जोसिया बाउंडरबी जो है वो स्टीफन को बुलाता है और स्टीफन से कहता है कि स्टीफन मुझे बताओ, ये लोग हड़ताल जो कर रहे हैं तो मुझे क्या करना चाहिए, मज़दूरों के वीक पॉइंट क्या हैं जिसकी वजह से मज़दूर हड़ताल ख़त्म कर दें। स्टीफन कुछ भी बोलने से मना कर देता है, क्योंकि वो तो हड़ताल में नहीं गया है, लेकिन वो अपने मज़दूर भाइयों के साथ धोखाधड़ी करना नहीं चाहता है। जोसिया बाउंडरबी जो होता है वो नाराज़ हो जाता है और फाइनली वो स्टीफन ब्लैकपूल को काम से निकाल देता है। स्टीफन ब्लैकपूल जब काम से निकाल दिया जाता है
तो उस समय लुइसा और टॉम जो हैं वो स्टीफन ब्लैकपूल के पास में जाते हैं और उसको कुछ रुपए देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। लुइसा जब चली जाती है तो टॉम जो है वो स्टीफन ब्लैकपूल से कहता है कि पास में जो ये बैंक है, शाम के समय तुम यहाँ पर टहलना, तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ अच्छा होगा। इवनिंग का टाइम आता है, जो ये स्टीफन ब्लैकपूल है वो बैंक के पास शाम को टहल रहा होता है, लेकिन उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होता है। अगले दिन की बात होती है, पता चलता है कि बैंक में चोरी हो गई है, किसी ने बैंक में डकैती कर ली है, बैंक को लूट लिया है। स्टीफन ब्लैकपूल जो है वो शहर से जा चुका है। लोगों ने शाम के समय स्टीफन को बैंक के पास में टहलते देखा था, तो शक की सारी सुइयां जो हैं वो स्टीफन ब्लैकपूल की तरफ चली जाती हैं। एक दिन की बात होती है, जो जोसिया बाउंडरबी है वो अपने घर पर नहीं होता है, घर पर लुइसा अकेली होती है। जेम्स हार्थहाउस जो है वो लुइसा के पास में जाता है और लुइसा को अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है, लुइसा को सेड्यूस करने की कोशिश करता है। जेम्स हार्थहाउस जो है वो लुइसा से कहता है, उसको प्रपोज करता है, लेकिन लुइसा जो होती है उसके अंदर सेंटीमेंट्स, उसके अंदर इमेजिनेशन, उसके अंदर इमोशंस नहीं हैं। लुइसा जो है वो जेम्स हार्थहाउस के सारे एडवांसेस को रिजेक्ट करती रहती है। फाइनली जेम्स को जब लगता है कि उसका कोई भी उपाय लुइसा के लिए नहीं चलेगा, तो जेम्स रुक जाता है। लुइसा पैदल चल देती है, उसका पीछा जो है वो मिसेस स्पारसिट करती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मिसेस स्पारसिट लौट आती है। लुइसा जो है वो अपने घर पहुंचती है, थॉमस ग्रैडग्रिंड के पास में पहुंचती है, अपने पिता के पास में, और उससे कहती है कि पिताजी, आपने हम दोनों को, मतलब हम भाई और बहन को, केवल और केवल तथ्यों पर चलना सिखलाया। हमारे अंदर इमोशंस ख़त्म हो गई, हमारे अंदर सेंटीमेंट्स ख़त्म हो गई, उसी का नतीजा है कि आज हमें सफ़र करना पड़ रहा है। इतना कहते कहते लुइसा बेहोश हो जाती है, वो गिर जाती है। लुइसा की देखभाल जो करती है सिसी जो है वो जेम्स हार्थहाउस के पास में भी जाती है और जेम्स हार्थहाउस को समझाती है। इसलिए जेम्स हार्थहाउस जो है वो उस शहर को छोड़ करके दूसरी शहर चला जाता है, दूसरी सिटी चला जाता है। नेक्स्ट क्या होता है, स्टीफन ब्लैकपूल को जब मालूम पड़ता है कि उसके नाम का गलत फ़ायदा उठाया गया है, जिस सिटी में वो काम करता था, रहता था, वहाँ पर लोग उसे बैंक चुराने के लिए अब जानने लगे हैं। तो स्टीफन ब्लैकपूल को जब मालूम पड़ता है कि जिस सिटी में वो रहता था उस सिटी में लोग उसको बैंक चुराने के लिए जानने लगे हैं, तो स्टीफन ब्लैकपूल जो होता है वो सोचता है कि उसे रिटर्न होकर के जाना चाहिए सिटी में और अपने नाम पर लगी हुई कालिख जो है उसे मिटाना चाहिए। स्टीफन ब्लैकपूल आ रहा होता है, रास्ते में एक खाई पड़ती है, एक पिट पड़ती है, उसी में वो गिर जाता है, वो बैडली वुंडेड हो जाता है, घायल हो जाता है। लेकिन मरने से पहले थॉमस ग्रैडग्रिंड से बतलाता है कि मैंने बैंक में चोरी नहीं की है, बैंक में चोरी आपके बेटे टॉम ने की है। इतना कह करके स्टीफन ब्लैकपूल जो होता है उसकी डेथ हो जाती है। थॉमस ग्रैडग्रिंड को, उसकी डॉटर लुइसा को और सिसी को मालूम पड़ गया है कि चोरी करने वाला पर्सन जो है वो थॉमस ग्रैडग्रिंड का बेटा टॉम ही है, लेकिन उसको बचाने की वो लोग पूरी कोशिश करते हैं। टॉम को वो लोग दूसरे शहर में भेज देते हैं जिससे पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से वो बच सके। कुछ दिन इसी तरीके से बीतते हैं। थॉमस ग्रैडग्रिंड को अब पश्चाताप होने लगा है। थॉमस ग्रैडग्रिंड को अब लगने लगा है कि इमोशंस का अपना ही इम्पॉर्टेंस होता है। इमोशन लेस, इमेजिनेशन लेस लाइफ को स्पेंड करना बहुत ही मुश्किल होता है। आगे चल कर के टॉम जो होता है वो जिस शहर में गया हुआ है उसी शहर में उसकी डेथ भी हो जाती है और लुइसा जो होती है वो भी अब जोसिया बाउंडरबी के साथ में रह नहीं रही होती है, वो भी अलग रह रही होती है। और इस तरीके से ये नावल का जो सेंट्रल प्लॉट है वो कंप्लीट होता है। यहाँ पर जितने भी इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो आपस में किस तरीके से कोरिलेट हो रहे हैं उसको मैंने कंफर्म कर दिया है और इतना सफिशिएंट है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ़ यू।